यहां आप देख सकते हैं कि मैंने दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और कैसे ऑर्डर में कनेक्ट किया है, सेम ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब आप सेल को प्लस माइनस देन माइनस प्लस देन माइनस प्लस इस ऑर्डर में कनेक्ट करो तो हम बोलते हैं उसे सेम ऑर्डर में कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो दोनों ही सेल की वजह से जो करंट निकलेगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर एक्चुअली मैंने सिर्फ इनकम्प्लीट सर्किट बनाया है। यहां से एक एक्सटर्नल रजिस्टर और जोड़ दिया जाता है जिसके अक्रॉस ये करंट पहुंच रहा होता है और इस तरीके से घूमकर ये वापस आ जाता है। अब मुझे क्या करना है कि जब इस तरीके से सेल्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जरूरी थोड़ी ना दो होंगे, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, तो जब दो से ज्यादा सेल्स इस ऑर्डर में सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो बताओ कि उन सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। आई होप आप भूले नहीं होंगे कि हमने पिछले ही वीडियो में तीन टर्म्स पढ़ी थी, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के मैंने दो तरीके बताए थे आपको, या तो बैटरी के बाजू में लिख दो आर, सो वो भी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देगा, या जस्ट बाजू में ड्रॉ कर सकते हो। यहां पे मैंने लिख के बताया, वहां पे मैंने ड्रॉ करके बताया था। अब अगर इन दो टर्मिनल्स के बीच में, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो, अब क्योंकि इस सेल से करंट निकल रहा है तो डेफिनेटली वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। वो कितना होगा तो हम देख लेते हैं। वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्या होगा, इसका ईएमएफ E1 माइनस IR1। व्हाट इज IR1? दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, VAB, विच इज VA माइनस VB। इन द सेम मैनर अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो क्या होगा, VBC, और वो भी सेम लॉजिक से क्या हो जाएगा, इसका EMF E2 माइनस करंट फ्लो हो रहा है I और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम क्या निकालना चाहते हैं, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ को मैंने यहां पे एक सेल से रिप्रेजेंट कर दिया कि अब इनका कॉम्बिनेशन का कुछ तो ईएमएफ आएगा, वो हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, और इसी कॉम्बिनेशन का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो इसी ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब एक्चुअली तो मुझे ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तभी मुझे ई इक्विवेलेंट मिल सकता है। तो व्हाट इज VAC, वो होगा VA माइनस VC। नाउ VA माइनस VC को मैंने एज इट इज लिखा, बट बीच में क्या कर दिया, माइनस VB प्लस VB किया जा सकता है, यस, कैंसिल आउट होके तो VA माइनस VC ही आएगा। इसलिए किया क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि जब मैं इसको करता हूं तो एक टर्म बन जाती है VA माइनस VB और दूसरी टर्म बन जाती है VB माइनस VC। अब VA माइनस VB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, E1 माइनस IR1, तो उसको लिख दिया E1 माइनस IR1, और इस वाली टर्म को क्या लिख दिया, E2 माइनस IR2। E1 और E2 को एक साथ लिख दिया, माइनस साइन कॉमन, I कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया, R1 प्लस R2। सो आप देख सकते हैं E1 प्लस E2 को मैंने लिख दिया E इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 को लिख दिया R इक्विवेलेंट। तो ये टर्म भी मुझे किसकी तरह दिखने लग गई है फाइनल, V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो E इक्विवेलेंट क्या है, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या आया, R1 प्लस R2। तो अब से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके इस तरीके से सेल्स बहुत सारे सीरीज में कनेक्टेड हो और सेम ऑर्डर में ही हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो उस केस में ऐसे सर्किट का नेट ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, हर एक सेल के इंडिविजुअल ईएमएफ का एडिशन कर कर। और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, हर एक सेल के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का ऐड करके। वो तो आपको वैसे भी पता लगना चाहिए, क्योंकि अगर सेल सीरीज में है तो रेजिस्टेंस भी सीरीज में आ जाएगा, और सीरीज इन रेजिस्टेंस इन सीरीज हो तो उसको कैसे करके निकाला जाता है, R1 प्लस R2। तो फॉर n सेल्स फॉर्मूला E इक्विवेलेंट का ये बन जाएगा और R इक्विवेलेंट का कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप देखो, तो अगर ये सभी सेल आइडेंटिकल होते, आइडेंटिकल सिमिलर एक ही वर्ड है,
कि अगर ये सभी सेल आइडेंटिकल होते तो डेफिनेटली सबका ईएमएफ सेम होता, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होता। तो बताओ उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाता? ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो मैं लिख सकता हूँ एन टाइम्स ई। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एन टाइम्स आर। अब आप याद करो तो लास्ट वीडियो में हमने करंट का फॉर्मूला देखा था, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। तो यहां पे ई नेट का वैल्यू रख दिया मैंने एन टाइम्स ई और आर नेट का वैल्यू रख दिया एन टाइम्स आर। तो ऐसे सर्किट का नेट करंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार सेल सेम ऑर्डर में ही कनेक्टेड हो। अगर इस तरीके से सेल्स अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल सेल के साथ में होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव दूर होते हैं, तो उस केस में फिर इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकाला जाए? अगर लॉजिकली देखें तो यहां पर E2 अपना करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता होगा और E1 इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में क्या छिड़ी हुई है? एक टग ऑफ वॉर। मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहता हूं, वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहती है, बट चलेगी किसकी? वीडियो को पॉज करके सोचो। तो अब आपने सोच लिया है तो आपको भी पता होगा कि टग ऑफ वॉर में जीतता कौन है? जो साइड स्ट्रांग होती है। तो इन दोनों ईएमएफ में से जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा, करंट उसकी ही डायरेक्शन में चलना पसंद करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे मान लेता कि E2 जो है वो E1 से बड़ा है, तो उस वक्त नेट करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो था? इस डायरेक्शन में। अब ऐसे केस में नेट ईएमएफ कैसे निकाला जाता है? तो बेसिकली जब सेम ऑर्डर में कनेक्टेड थे तो प्लस होके निकल रहा था, अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड हो तो उस केस में नेट ईएमएफ कैसे निकलेगा? E2 माइनस E1। जो बड़ा ईएमएफ होगा उसको पहले लिख देना, जिसका ईएमएफ छोटा होगा उसको बाद में लिख देना, एंड देन डिफरेंस लेके आपको नेट ईएमएफ पता लग जाएगा।